हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेशन हरियाणा सेट से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मीन्स ये आपके सभी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, घाना पक्षी विहार स्थित है राजस्थान में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। घाना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर में स्थित है और यहाँ पर साइबेरियन क्रेन पक्षी आते हैं। सो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, यानी समुद्र से नहीं लगता है? गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, बल्कि राज्य सीमा उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि राज्यों से लगी है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाक से सटी है, यानी कुछ इसका जो एरिया है, एरिया मीन्स जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगी है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र तीनों अरब सागर के साथ तटीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मीन्स ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कहें तो इसे कम ही है, क्योंकि कांग्रेस के जो अधिवेशन हैं इनको घुमा फिरा कर कई बार पूछ लिया जाता है। सो इस तरह के जो प्रश्न हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 यानी 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी सम्मेलन में कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुए, जैसे नेहरू रिपोर्ट को निरस्त मीन्स नकार दिया गया और कांग्रेस संविधान में पूर्ण स्वराज्य शब्द जोड़ दिया गया। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह खान, आगा खान, वकार उल मुल्क, महात्मा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सलीमुल्लाह खान। नेक्स्ट है, भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम मीन्स सबसे पहले किसने किया था? कुषाण, शक, पार्थियन, यवन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यवन। यानी भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक शासकों ने किया था। लेख वाले सिक्के, तिथि उत्कीर्ण सिक्के भी यवन शासकों द्वारा सर्वप्रथम जारी किए गए थे। मिनांडर की कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्र का भी चिन्ह मिलता है। सो ये सब यवनों द्वारा किए गए थे। सत्यमेव जयते लिया गया है कठोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, मांडुक्योपनिषद या मुंडकोपनिषद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है, जो कि संस्कृत यानी इसकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। ये संस्कृत भाषा में रचित है। इसके लेखक वेद व्यास हैं। इसमें ज्ञान, योग, द्वैत अद्वैत सिद्धांत का वर्णन किया गया है। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का श्री गणेश किस काल में हुआ था? भक्ति काल, शांत काल, रस काल या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भक्ति काल। मीन्स चैतन्य महाप्रभु को भक्ति काल का एक सर्वोपरि संत माना जाता है। किसकी जलधारा शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह के मुख में पहुंची थी? यमुना, गोदावरी, बाणगंगा। इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाणगंगा।
इसमें कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, तब अर्जुन ने उनको बाण सैया पर जैसे लिटाया था। तो जब उन्हें प्यास लगी थी तो अर्जुन ने बाण गंगा यानी धरती में तीर मारकर वहाँ से बाण गंगा निकाली थी और वही भीष्म पितामह के मुख में पहुँची थी। नेक्स्ट है, सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा जी किस स्थान पर प्रकट हुए थे? कमलनाभ तीर्थ, प्राची तीर्थ, कालेश्वर तीर्थ, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कमलनाभ तीर्थ। मीन्स ये भी एक ऐतिहासिक जिसे कहा जाता है कि जैसे सृष्टि के जो उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा जी थे वो उत्पन्न हुए थे। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मीन्स जो फर्स्ट होता है, यानी फर्स्ट किसी भी जैसे एरिया में, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं या जैसे न्यायाधीश हैं, मीन्स वो मुख्यमंत्री, ये सभी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। कुंवारी लीला सेठ, फातिमा बीबी, अन्ना चांडी और अन्ना जॉर्ज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। लीला सेठ, यानी जो लीला सेठ हैं वो दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी। अन्ना चांडी भारत की पहली न्यायाधीश, यानी जो त्रावणकोर कोर्ट एवं अन्ना जॉर्ज भी स्वतंत्र भारत की पहली IAS अधिकारी थी। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों का बैंक है कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक, यानी जो RBI के नाम से भी जाना जाता है, ये इसे ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत के राष्ट्र ध्वज में चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है, यानी लेंथ और ब्रेथ का जो इसमें रेशो है, कौन सा है? सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2:3। यानी भारत के राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 2:3 है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया के द्वारा की गई थी। भारतीय ध्वज को 22 जुलाई, यानी इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। मीन्स ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब अपनाया गया था, और कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि इसकी जो अभिकल्पना है, यानी किसने की थी। नेक्स्ट है, भाड़ावास का युद्ध कब हुआ? 1788, 1789, 1790, 1791। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1789। यानी इस तरह के जो प्रश्न रहते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी ये मेमोरी बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट है, महाराजा जनमेजय ने अपने पिता परीक्षित की सांप से काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प दमन यज्ञ कहाँ किया था? सफीदो, आपगा, देवसर, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सफीदो, क्योंकि सफीदो का जो पुराना नाम था वो सर्प दमन ही जिसे पड़ा था, लेकिन बाद में ये सर्प दमन से सफीदो हो गया। ओम के नियम का संबंध निम्न राशियों के बीच संबंध से है। धारा व विभवांतर, धारिता व आवेश, धारिता व विभव, और सभी सत्य है, मीन्स ऑल ट्रू। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धारा और विभवांतर। मीन्स ओम के नियम में यदि चालक के सिरों को आरोपित विभवांतर, यानी विभवांतर को डिनोट किया जाता है V से, और चालक में बहने वाली विद्युत धारा I है, मीन्स जो विद्युत धारा होती है वो I होती है। सो इसका जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज V/I इज इक्वल टू नियतांक, यानी नियतांक इज इक्वल टू R। सो कई बार एग्जामिनर इस फॉर्मेट में भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? 200, 300, 400 या 600?
राइट आंसर है ऑप्शन बी 300, क्योंकि जैसे सपोज एक वृत्त है, वृत्त की जो त्रिज्या है, जो सरकमफेरेंस है, यानी ये 100% है। तो अगर इसको बढ़ा दिया जाए, वृत्त की त्रिज्या मानते हैं पाई, और प्रारंभिक त्रिज्या और जो प्रारंभिक क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आप वैसे तो ये जनरल क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये याद नहीं रहता है तो आप इसे इस तरह भी, इसके फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब त्रिज्या में 100% के बाद वृद्धि हुई है तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल में अगर 100% वृद्धि कर दी है तो वो 200 हो जाएगी, मतलब मीन्स 2 हो जाएगी, यानी 2r हो जाएगी। दिस इज r नॉट पाई। सो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय 2r, यानी जो त्रिज्या है वो दुगनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4r का स्क्वायर। सो जो इसकी वृद्धि है, वी हैव स्पेस है, हम यहाँ कर लेते हैं। सो ये हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100, देन ये कैंसिल हो जाता है। सो ये हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगी 300%। नेक्स्ट है, कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है? नदी, सागर, झील, मैदान। राइट आंसर है ऑप्शन डी मैदान, क्योंकि बाकी सभी जैसे पानी जलधारा से संबंधित है, चाहे नदी है, सागर है या झील है। नेक्स्ट है, एक घड़ी 1 बजे 1 बार घंटा बजाती है, 2 बजे 2, 3 बजे 3, और इसी क्रम में वो आगे बढ़ती रहती है, तो 24 घंटे में वो कितने घंटे बजाएगी? मीन्स यहाँ पर कहा गया है कि जैसे 24 घंटे में जब घड़ी जो घंटों के बजने की जो संख्या रहेगी, मीन्स जैसे 1 बजे 1 बार घंटा, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, तो मीन्स इसी तरह जैसे वो बढ़ती रहती है। सो जब 24 घंटों में, यानी जैसे 12 बजेंगे, ठीक है ना, तो 12 बजेंगे तो 12 दुगना हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 13, यानी 12 गुना 13/2, और ये होल ये हो जाएगा 2 से गुना, क्योंकि इसी सीक्वेंस, क्योंकि अगर हम इसको टोटल करते हैं तो काफ़ी ये लेंथी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 78, तो 78 बार, यह है 78। 24 घंटों में वह कितने घंटे बजाएगी? 78, 78। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो जैसे इसमें देख लीजिए, यहाँ पर ट्रिब्यूट TRIBUT, इसमें ई जो वर्ड है वो नहीं है, RIOT, DOST और डिस्टर्ब सारे वर्ड हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि क्वेश्चन में से ही निकलता है, इसमें से ही ढूंढना होता है। सो इसमें ई अक्सर नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन में। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSTUV आरक्षण काउंटर की ओर मुंह करके खड़े हैं और एस के ठीक पीछे U है, मीन्स किसी तरफ भी इसको मान लीजिए। सो T R और V के बीच खड़ा है, तो इसमें यानी किसी काउंटर की तरफ फेस करके खड़े हैं, तो पंक्ति में S कहाँ खड़ा है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन का तो ज़्यादा वो नहीं है। सो आप सपोज जैसे मान लीजिए कि ये काउंटर है, तो S के ठीक पीछे U है, मीन्स पर्सन कितने हैं? ये काउंटर है, इसको K से या C से डिनोट कर लीजिए। सो पर्सन रहेंगे 1 2 3 4 और 5,
क्योंकि 5 है। सो इसमें कहा गया है कि एस यू के ठीक पीछे खड़ा, मीन्स कहीं भी हो सकता है। अगर एस यहाँ खड़ा है तो यहाँ यू, एस यहाँ खड़ा है तो यहाँ यू और यहाँ, क्योंकि 3 कंडीशन बन सकती हैं। टी आर और वी के बीच में खड़ा, यू के बीच में कोई नहीं है, तो इसका मतलब टी वाला टी जो है टी आर और वी के बीच में खड़ा है। कि अगर टी यहाँ तो हो सकता है, क्योंकि आर और वी तो कंडीशन टी की 2 ही बनती हैं, या तो टी यहाँ तो आर और वी, और अगर टी जैसे यहाँ पर अगर टी को बिठाएं टी आर और वी के बीच, ठीक है। और दूसरी कंडीशन बनती है यहाँ पर टी आर और वी के बीच, दिस इज़ वी। सो लेकिन अगर यहाँ पर हम आर को बिठाते हैं तो आगे देखते हैं एस के ठीक पीछे वी, तो एस और वी के लिए भी हमें 2 बॉक्स चाहिए, तो यहाँ पर तो है नहीं। सो इसमें यहाँ पर एस के तो यहाँ पर एस और वी की एस के ठीक पीछे यू, ठीक है, इस कंडीशन में आ जाता है। और इसमें क्या रहता है वी आर, और यहाँ पर भी एस वाली कंडीशन कंप्लीट नहीं होती है इस वाले में। सो यहाँ पर होती है, और हमें एक कंडीशन और लगानी होगी ये वाली कि अगर आर यहाँ है तो टी और वी, क्योंकि अब वी हैव अ लेफ्ट 2 बॉक्स। सो अब देखते हैं एस के ठीक पीछे यू। सो अब कहा गया है यू के बीच में कोई नहीं है, मीन्स कोई नहीं है। और तो एस के ठीक पीछे यू है, एस के ठीक पीछे यू है, यू के बीच में कोई नहीं है, और यू के बीच में कोई नहीं है, यानी यू सबसे पीछे है और इसके बीच में कोई नहीं है। तो पंक्ति में एस कहाँ खड़ा है, तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें 2 कंडीशंस हैं कि पंक्ति में एस कहाँ हो सकता है। अंत से एक पहले, कि ये अंत से एक पहले ये तो नहीं है पहला, इसमें क्योंकि एस पूछा है इसमें फर्स्ट प्लेस पे है। दूसरा इसमें भी ये भी नहीं है, अंत में तो यहाँ भी नहीं है। सो जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़, क्योंकि हमारा जो बिल्कुल राइट रहेगा, तो अब इसमें एक्यूरेट आंसर तक पहुँचने के लिए हमें, क्योंकि हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, आर और यू के बीच कोई नहीं है। सो यहाँ पर आर यू इकट्ठे हैं, लेकिन यहाँ पर आर और यू अलग अलग हैं। सो ये कैंसिल, क्योंकि बिल्कुल जो राइट ऑप्शन है, जो आंसर रहेगा वो ये वाला रहेगा। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी एस जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर किसी कूट भाषा में आर को प्रतिशत, ठीक है, डेयर, सो DAR, तो इसमें साथ साथ ही इसको करते जाइए। आर को प्रतिशत, ठीक है, आर को प्रतिशत, ए को हैश, ये वाला, और ठीक है, और D@, और ए ये है। सो ये किस में बन रहा है, सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए अगर इस तरह का प्रश्न दिखे तो उसको फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट है, हर्ष बैंक ऑफ इंडिया में 3 वर्ष की अवधि के लिए 20,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट करता है। यदि अर्धवार्षिक प्रभारित ब्याज की दर 13% SI प्रति वर्ष हो, ये तो उसे 42 महीनों के बाद कितनी धनराशि मिलेगी। तो अब हर्ष ने क्या किया कि 3 साल के लिए उसने हर अर्धवार्षिक, क्योंकि आधा साल कितना होता है, 6 महीने बनते हैं, ठीक है। सो और फिर उसने उसका जो SI 13 ब्याज की दर जो थी वो 13% थी।
तो अब थोड़ा सा इसमें यहाँ समझ लेते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी वो तो 13% है, लेकिन प्रति वर्ष तो ये हो जाएगी, यानी 3 वर्ष की अवधि के लिए अर्धवार्षिक प्रभारित ब्याज की दर। सो ये हो जाएगी 13/2%। ठीक है ना, थोड़ा सा ये समझना होता है, इसमें अर्धवार्षिक दिया गया है। देन समय कितना लगेगा 42 महीनों के बाद। ठीक है, तो इसमें जो समय लगेगा वो लगेंगे यानी 3/1/2 यानी 7 अर्धवार्षिक। ठीक है ना, 7/2। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा ही दे रखा है, तो ऐसा ही मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो मूलधन क्या रहेगा इसमें 20,000। ठीक है, 20,000 समय हो गया और दर होगी, क्योंकि ये 7/2 रहेगा। सो 100 के साथ 2 भी आएगा। सो इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये आ जाएंगे 9100। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर ये अर्धवार्षिक जो साधारण ब्याज निकला है, तो इन्होंने पूछा है कि 42 महीनों के बाद मिश्र धन, क्योंकि जो अमाउंट है वो तो हमें धनराशि मिलेगी, यानी जो मिश्र धन रहेगा वो रहेगा 20,000 में से आपको 9100 ऐड करने होंगे। सो ये हो जाएंगे 29,100 रुपये। दिस इज़ 1। ठीक है, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बस थोड़ा सा इसमें, क्योंकि है तो ये बिल्कुल साधारण प्रश्न ही है, लेकिन इसमें बस ये जो अर्धवार्षिक है ये समझना है आपको, ये वाला। सो नेक्स्ट है, एक संस्था में टोटल 1240 कर्मचारी हैं, जिनमें 25% की पदोन्नति हुई, तो कितनों की पदोन्नति हुई? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने क्या करना है 1240 का 25% निकालना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 310। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो बिल्कुल आधा मिनट लगता है इस तरह के प्रश्न में। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीदता है। 1 रुपये में 6 टॉफ़ी, तो उसे 50% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितनी और टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए, विक्रय करना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉफ़ी है वो 1 रुपये में 6 हैं। ठीक है, यानी और एक टॉफ़ी का विक्रय क्या हो जाएगा? तो एक टॉफ़ी का विक्रय हो जाएगा 1/6 गुना, क्योंकि लाभ 50% बढ़ाना है तो 150 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 1/4 रुपये, यानी 1 रुपये में 4 खरीदनी चाहिए, लेकिन ठीक है 1 रुपये में 4 बेचनी चाहिए। तो टॉफ़ियों की जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी 1/1/4 इज इक्वल टू, यानी ये हो जाएगी 1 ये आ जाएगी 4। ठीक है, सो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, त्रिभुज ABC में 2A = 3B और, तो B क्या है? तो अब एक त्रिभुज दी गई है, तो उसमें 2 कोण A इतना है, तो ये हो जाएगा, ये सब 6 के बराबर हैं, तो ये हो जाएंगे 2A। ठीक है, अपोजिट अपॉन 6 इज इक्वल टू, क्योंकि ये गिवन है 3 कोण B अपॉन 6 और 6/C/6। ठीक है, देन अब इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा कोण A/3 बराबर कोण B/2। ठीक है, और इज इक्वल टू कोण C/1। ठीक है, सो इनका रेशो निकाल लेते हैं। कोण A रेशो कोण B रेशो कोण C। ठीक है, ये हो जाएगा, इनका रेशो हो जाएगा 3, 2, 1। देन अब क्योंकि कोण B हमें निकालना है, सो इसमें इसको x मान लेते हैं। 3x 2x और x, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 80 डिग्री होता है, 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x = 180।
तो x इज इक्वल टू 30। सो कोण B कितना हो जाएगा, क्योंकि कोण B 2x है, सो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक कार एक कस्बे से ए से बी तक की दूरी 58 किलोमीटर घंटे की दूरी से तय करती है और कस्बे बी से ए तक की दूरी, मीन्स यहाँ पर माना गया है कि ए से बी तक की तो दूरी 58 किलोमीटर, ठीक है। सो और बी से ए तक की दूरी, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, 52 किलोमीटर। सो लगभग एवरेज उसकी जो गति है वो निकालनी है। सो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ 2xy अपॉन x प्लस वाई। मीन्स आपने क्या करना है, 2 गुना 52 गुना 58 बटे में 52 प्लस 58। सो इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज़ द स्टेटमेंट। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 58 अपॉन 110। सो राइट आंसर रहेगा 55 किलोमीटर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्राकृतिक रबर कितना बहुलक होता है, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, नायलॉन या थाइकोल। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आइसोप्रीन। यानी प्राकृतिक रबर आइसोप्रोन का बहुलक है। यह रबर लैक्टेज से प्राप्त किया जाता है जो कि रबर के जल में कोलाइडी विलेन है। नेक्स्ट है, एक धातु M के क्लोराइड का सूत्र McI2 है, उसी धातु के कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा। जो इसका सूत्र रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी MCO3, यानी कार्बोनेट का सूत्र पूछा गया तो इससे। नेक्स्ट है, LPG में मुख्यतः होती हैं द्रव, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एसिटिलीन, मीथेन व एथेन, हाइड्रोजन और एसिटिलीन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्रव, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट है, देश की किस संस्था ने पहली बार 5वीं प्रयोगशाला गठित की है। IIT दिल्ली, IIAC, ASC, बेंगलुरु, IARI दिल्ली, IIT खड़गपुर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, IIT खड़गपुर। नेक्स्ट है, RAH 300 ध्वनि रॉकेट का परीक्षण इसरो द्वारा कहाँ से किया गया है। श्रीहरिकोटा, महेंद्रगिरी, थुम्बा या बालासोर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट है, कैम्ब्रिज एनालिटिका, दिस इज एनालिटिका विवाद के संदर्भ में अमेरिकी कांग्रेस में किसे अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। मार्क जुकरबर्ग, सत्य नाडेला, स्क्लेवजेंडर कोगेव, इंदिरा नूई। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मार्क जुकरबर्ग को। नेक्स्ट है, कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे नियंत्रणीय एलिमेंट को आप क्या कहते हैं। बिट, एलिमेंट, पॉइंट, पिक्सल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिक्सल। यानी डिजिटल इमेजिंग में रोलर इमेज के अंतर्गत पिक्सल या पिक्चर एलिमेंट एक फिजिकल पॉइंट हैं या सभी पॉइंट्स एड्रेसेबल डिस्प्ले डिवाइस के अंतर्गत यह सबसे छोटा एड्रेसेबल एलिमेंट है। इस प्रकार यह स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर का सबसे छोटा नियंत्रणीय एलिमेंट है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 80 से 120, 120 से 140, 140 से 180 और 180 से 200। राइट आंसर है ऑप्शन डी।
यानी मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल सामान्य स्तर पर रहता है 180 to 200 mg/% से ज़्यादा हो जाता है तो यह ध्वनियों में अगर जमा हो जाता है इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर 100 ml रुधिर होता है, 30 से 50, 50 से 70, 80 से 100 और 120 से 140। राइट आंसर है ऑप्शन सी 80 to 100। यानी मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर 80 to 100 यानी 100 मिलीलीटर रुधिर होता है। भोजन ग्रहण करने के 2 घंटे बाद यह 160 mg यानी 100 ml रुधिर तक जा सकती है। इन स्तरों से अधिक रुधिर शर्करा को मात्रा मधुमेह रोग की सूचक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए आरेख में कौन सा पति पत्नी और परिवार के बीच सही संबंध को प्रदर्शित करता है। यानी पति पत्नी और परिवार, ये देख लीजिए यहाँ पर तीनों सम का ये डिफरेंट है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पति पत्नी और परिवार। सो यहाँ पर पति पत्नी और परिवार, सो ये जो बिल्कुल सही दर्शाता है संबंध वो दर्शाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि पति पत्नी और परिवार इन्हीं से फैमिली बनती है। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र ABCD में कितने वर्ग शामिल हैं। सो यहाँ पर वर्ग दिए गए हैं। सो इस प्रकार के जो छोटे वर्ग हैं, यानी इसमें जो छोटे वर्ग रहेंगे 16 और जो 4 वर्गों से मिलाकर जो बने वर्ग हैं वे हैं 9। सो और छोटे वर्गों से मिलाकर बने वर्ग हैं वो हैं 4 और जो सबसे बड़ा जो होल वर्ग रहेगा वो रहेगा 1। सो जो टोटल रहेंगे ये रहेंगे 30। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। सो यहाँ पर 2 कंडीशन हैं, बस थोड़ा सा क्योंकि दोनों कंडीशन में 4 ऊपर हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि यदि सबसे नीचे 3 हो तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है, यानी पहली कंडीशन है कि इसमें 4 और 4 की, दूसरी कंडीशन है 2 यानी जिधर 2 है वहाँ 3, और तीसरी कंडीशन है यानी जहाँ पर 1 है वहाँ पर 5। तो सेम ऐसे ही देखना होता है। तो इसमें कहा गया है कि अगर सबसे नीचे 3 है, अगर इस एरिया में 3 है तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो सबसे ऊपर जो अगर सबसे नीचे 3 रहेगा तो सबसे ऊपर 2 रहेगी संख्या। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। यदि कोड में माइंड को KGLB और आर्ग्यू को YPSC, तो इस कोड में डायग्राम को तो पहले इसमें देख लीजिए कि क्या कोड किया गया है। जैसे माइंड है MIND, माइंड को कोड किया गया है KGL और B। यानी इसमें जो अपोजिट यानी BCD LMN GHI, यानी इसमें नीचे से 2 माइनस, तो अब इसमें देख लेते हैं डायग्राम DIA GRA और M। ठीक है, तो इसमें ये भी सेम ऐसे ही कोड होगा। तो M से पीछे जो वर्ड रहेगा दैट इज़ KLJKLM। ठीक है, देन K। सो इसमें साथ साथ इसको देखते जाइए कि कौन से वर्ड में K है, बाकी A कैंसिल क्योंकि इसमें B है। A से पीछे जो 2 वर्ड रहेंगे यानी Y रहेगा और Z। तो
क्या वर्ड रहेगा? वाई। सो वाई यहाँ है, सिर्फ यहाँ पी है, यहाँ ई है। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। बाकी आप सारा देख लीजिए, बी सी डी जी एच आई। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। यदि ग्लेयर को 6 8 यानी ये और मॉनसून को इन वर्ड्स में कोडित तो रैंसम, तो आपने क्या करना है कि जो कोड किया गया है फटाफट से वो उठाना है। तो RANSM, तो आर का देख लीजिए, आर का क्या है? 1, ठीक है। देन ए का क्या है? 8, सो 1 8, तो बाकी ये कैंसिल, ये वाला। देन एन लास्टली 9, तो 1 8 9, सो ये वाला भी कैंसिल, ठीक है। तो इस तरह से फटाफट से हम पहुंच जाते हैं अपने ऑप्शंस पे। 1 8 9। सो एस, तो एस का कोड क्या है? एस का कोड है 5। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य सरकार, यानी स्टेट का यहाँ पर पूछा गया है तो वो राज्यपाल होता है, गवर्नर। नेक्स्ट है, कुछ दोस्तों के समूह में 2 लोगों की पत्नियां हैं और एक अविवाहित है तथा एक की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है, 2 तलाकशुदा हैं। वह लोग अपने साथ 4 बच्चे लेकर एक पिकनिक पर जाते हैं। कितने लोग पिकनिक पर जाते हैं? तो अब यहाँ पर कुछ दोस्तों के समूह में, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लोग और उनकी पत्नियाँ, 2 लोगों की पत्नियाँ, यानी 2 जेंट्स हैं सपोज और उनकी पत्नियाँ, ठीक है। तो ये टोटल हो गए 4। अब यहाँ पर एक अविवाहित है और एक की पत्नी का स्वर्गवास, तो तलाकशुदा, और 2 तलाकशुदा हैं, ठीक है। वह लोग अपने साथ 4 बच्चे लेकर, तो यहाँ पर जो तलाकशुदा रहेंगे, ठीक है, तलाकशुदा यानी वो 4 सदस्य हैं। बच्चे जो हैं, क्योंकि बच्चे कितने हैं टोटल, वो 4 हैं, ठीक है। और सो टोटल कितना हो जाएगा? ये 4, तो ये टोटल हो जाएंगे 12। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि किसी आयत जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अब इसमें आयत की जो लेंथ और ब्रेथ है वो 3 और 2 के रेशो में दी गई है, ठीक है। सो इसका परिमाप कितना है? 20 गिवन है। सो सबसे पहले आप इसका परिमाप निकाल लीजिए। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो परिमाप हो गया 2 गुना लंबाई और प्लस चौड़ाई, क्योंकि इसको x मान लेते हैं। सो ये हो जाएगी 20 बराबर 2 गुना 5x। सो इसको सॉल्व करके जाएगा x = 2, ठीक है। देन लंबाई और चौड़ाई, अब लंबाई और चौड़ाई जो क्षेत्रफल रहेगा, ठीक है, वो रहेगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसमें वैल्यू पुट हो जाएगी x की, यानी 3 गुना 2 और 2 गुना 2, ठीक है। सो ये हो जाएगी, दिस इज 24। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? मौर्य वंश, चोल, गुप्त, राष्ट्रकूट वंश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चोल। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन चोल शासनकाल में हुआ था। विशालकाय विमान, यानी जिसको शिखर कहा जाता है, मध्य में विस्तृत आंगन और प्रवेश द्वार चोल मंदिरों की विशेषता है। नेक्स्ट है, अंडों के दाम में 25% की कमी आने से 96 रुपये के अंडे खरीदने पर 4 दर्जन अधिक अंडे खरीदे जा सकते हैं, और दाम कम होने से पहले अंडों का जो भाव था, रेट था,
वो प्रति दर्जन क्या था। तो अब क्योंकि हमें जो वास्तविक जो मूल्य है वो हमें पता नहीं है, सो हम मान लेते हैं कि चलो वास्तविक मूल्य है x, ठीक है। सो प्रति दर्जन कमी के बाद, क्योंकि कमी कितनी आई है, 25% की आई है। सो 25% की जब कमी आई है 100 में से, सो वो कितनी है, यानी x मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 25 अपॉन 100, ठीक है, ये हो जाएगी, दिस इज सॉल्व करके 3x अपॉन 4 पर दर्जन, ठीक है। देन अब प्रश्न में कहा गया कि अगर 96 रुपये के अंडे खरीदने पर 4 दर्जन अधिक, तो अगर 96 रुपये, ठीक है, 96 अपॉन 3x माइनस 96 अपॉन x, तो 4 दर्जन अधिक, तो ये स्टेटमेंट रहेगी इसकी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 90 अपॉन x इज अंडर हो जाएगा क्योंकि 4/3 माइनस 1, सो ये हो जाएगा इज इक्वल, इसके इक्वल टू 4 रहेगा। सो x इज इक्वल टू 96 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3, सो दिस इज 8, यानी 8 रुपये प्रति दर्जन। नेक्स्ट है, कुछ 5%, 8% साधारण ब्याज की दर पर 3100 रुपये पर ब्याज निवेशित किए जाते हैं। 3 वर्षों के पश्चात कुल ब्याज की प्राप्ति 600 रुपये होती है। 5 और 8% पर निवेश की गई राशियों का अनुपात क्या होगा। तो प्रश्न में कहा गया है कि 5 और 8% साधारण ब्याज की दर पर 3100 रुपये ब्याज। सो इसमें पहले क्या होगा कि जो मान लेते हैं कि 5% और 8%, ठीक है, दर पर ब्याज दी गई राशि कितनी है, x है, ठीक है, और रेट हो जाएगा, यानी मूल, तो इसका जो मूल हो जाएगा यानी 3100 माइनस x, क्योंकि ब्याज है ना, इसमें ब्याज में से ही मूल राशि घटती है। सो 3 वर्ष के पश्चात कुल ब्याज की प्राप्ति 600, तो अब साधारण ब्याज है इसमें, सो मूलधन गुणा दर, क्योंकि 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 2 ही ब्याज निकलेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 माइनस मूलधन, यानी ये दूसरा वाला मूलधन जो हमने माना है, गुणा दर, ये 8 गुणा समय, क्योंकि समय सेम ही है दोनों का, बटे 100 इज इक्वल टू 600, यही स्टेटमेंट में कहा गया है। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं इसके आगे। सो आगे रहेगा ये 5x, ठीक है, 5x प्लस 34 800 माइनस x 8x रहेगा, देन इज इक्वल टू 600 यानी 600 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन x। सो ये है, ये इसको सॉल्व करके आ जाएगा 20,000, ये 20,000 आ जाएंगे। फिर इसके बाद रहेगा 20,000 आने के बाद, देन ये हम यहाँ कर लेते हैं 20,000 के बाद 3x इज इक्वल टू 4800, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा x इज इक्वल टू 1600, ठीक है, दोनों राशियों का आ गया। तो अब इसका रेशो निकालना है, यानी x बटे 3100 माइनस x, ठीक है। सो ये हो जाएगा x हमारे पास 1600 है, तो 1600 बटे 3100 माइनस 1600, तो इसको सॉल्व करके आएगा, यानी 1600 अपॉन 1500, तो इससे ये कैंसिल, यानी 16 और अनुपात 15। सो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन डी।
दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है, यदि 40% का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है तो संख्या क्या है? तो अब इसमें क्या है, अगर 40 का 15%, ठीक है, किसी संख्या के, मान लीजिए किसी संख्या के 25% से कितना अधिक है? 2, तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या होगी 16। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। सो इसको सॉल्व कर लीजिए। एक व्यक्ति 5,000 रुपये 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार लेता है। उसी समय वह यह राशि किसी दूसरे व्यक्ति को इतने प्रतिशत वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए उधार देता है, तो प्रतिवर्ष उसको कितना लाभ होगा? तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही करना है, ठीक है, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम 46 की तरह। सो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में शून्य के संप्रत्यय सहित दार्शनिक संख्यात्मक प्रणाली की खोज निम्नलिखित में से कौन से एक राजवंश के दौरान हुई? शक, गुप्त, पाल या चोल? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गुप्त। यानी शून्य और दार्शनिक प्रणाली की खोज का श्रेय आर्यभट्ट को है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतकम ग्रंथ में इसकी विवेचना की। आर्यभट्ट गुप्त राजवंश के समय 4वीं शताब्दी में थे। नेक्स्ट है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद के सदस्य नहीं था? M.H. एलियट, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी? राइट आंसर है ऑप्शन ए। यानी यहाँ पर यदि 1849 में 1849 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब विलय के बाद इस पर शासन करने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स गेविन मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।